ग्रेट गेम पाकिस्तान में खुशामदीद नाजरीन। ये हमारी खालिस्तान सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। पिछली वीडियोस में हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया कि किस तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत की तारीख का वो अहम इवेंट है जिसने ना सिर्फ भारत की तारीख बल्कि तकदीर को यकसर तब्दील करके रख दिया। आज भारत के वजूद को जो सबसे बड़ा और मुहलिक ख़तरा लाहक है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में ही मार्ज़े वजूद में आया। इस वीडियो में हम आपके सामने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद होने वाले हालात को रखेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिखों के मुकद्दस तरीन मकामात की बेहुरमती करने और सिखों का कत्लेआम करने के बाद सिख जेनोसाइड का दूसरा मरहला ऑपरेशन वुडरोज के नाम से शुरू हुआ। One of the biggest army operations against civilians in recent times was the Indian Army's attack on the Sikh population of Punjab in 1984. ऑपरेशन वुडरोज ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ तशद्दुद करके शहीद किया। इस ऑपरेशन वुडरोज में भारतीय पंजाब के सिखों के गांवों को घेरा गया, सिखों को कत्ल किया गया, औरतों की बेहुरमती की गई और कई बच्चों को ज़िबा किया गया। ऑपरेशन वुडरोज के दौरान चंद दिनों में ही भारतीय फौज और पुलिस के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाले सिखों की तादाद हज़ारों में थी। इसको आप तारीख का मकाफात अमल कहिए या तकदीर का फैसला। 1947 में इन्हीं सिखों ने मास्टर तारा सिंह और नेहरू के कहने पर इसी पंजाब में हिजरत करने वाले लाखों मुसलमानों को कत्ल किया था। 1984 में होने वाले इस कत्लेआम के बारे में तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि इसमें ना सिर्फ सिखों को कत्ल किया गया बल्कि पूरे पंजाब में हिंदू हुकूमत ने सिखों की तारीखी दस्तावेज़ात को भी जला दिया ताकि सिख तहजीब, तमद्दुन और मज़हब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। गो कि ये कत्लेआम कांग्रेस की लीडर इंदिरा गांधी के कहने पे हुआ, लेकिन उस वक्त भारत के हिंदू सहूनी और आरएसएस के हिंदुत्व दहशतगर्दों के जहनों में भी सिखों के कत्लेआम का यही इरादा था। इसके बाद वही हुआ जो होना था। भारतीय फ़ौज में मौजूद 4000 सिखों ने ना सिर्फ भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की बल्कि अपने सीनियर हिंदू अफसरान का कत्ल भी किया। लेकिन इस फौजी बगावत के बावजूद भी सिख हिंदू दरिंदों को रोक ना सके। पंजाब के अंदर कत्लेआम तो अपने अरूज पर था ही, इसके साथ साथ तमाम सिख सियासी लीडरान को जेल में डाल दिया गया, जिसमें वो लीडरान भी शामिल हैं जो सारी उम्र भारतीय हिंदू ब्राह्मणों के तलवे चाटते रहे। उसी तरह जिस तरह आजकल के दौर में आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद जहां आज़ादी पसंद कश्मीरी लीडरान को कैद किया गया, वहीं अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे भारत के ग़ुलामों को भी कैद कर दिया गया। तारीख़ी आदाद शुमार ये बताते हैं कि 84 से 88 के दरमियान में सिखों का जो कत्लेआम हुआ उसमें 1 लाख से ज़ायद सिखों को कत्ल, ज़ख्मी और अगवा किया गया। और वो सिख जिनको घर से बेघर किया गया या जिनकी अमलाक जलाई गई उनका तो हिसाब ही नहीं है। सिखों ने गोल्डन टेम्पल की तबाही और हज़ारों सिखों के कत्लेआम का बदला 31 अक्टूबर 1984 को लिया कि जब इंदिरा गांधी के 2 ज़ाती गार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने 18 गोलियां मारकर इंदिरा गांधी को जहन्नुम वासिल किया। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards. इस कत्ल के बाद कांग्रेस की सियासी क़यादत ने एक नया खेल शुरू किया और हिंदुओं और सिखों के दरमियान में फसादात को मज़ीद भड़काया।
इंदिरा के कत्ल के अगले ही रोज से पूरे भारत में सिखों पर हमले शुरू हो गए। यहाँ तक कि खुद दारुल हुकूमत दिल्ली में भी सिखों के कारोबार और दुकानों के ऊपर हमले किए गए। इनके घरों को जलाया गया, 100 से ज़ायद गुरुद्वारों को जला दिया गया और आने वाले चंद दिनों में 50,000 के करीब सिखों को कत्ल या ज़ख्मी किया गया। यहाँ तक कि भारत के सिख सदर ज्ञानी ज़ैल सिंह को भी पत्थरों से मारा गया। बस यही बातें चल रही थी कि इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा है और शायद अब हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो पूरी भीड़ की भीड़ आ गई थी, दरवाजे तोड़ तोड़ के घरों में आग लगा रहे। चारों तरफ से यही आवाजें गूंज रही थी, मारो मारो मारो। हमारे पिताजी भी कह रहे थे कि बस अब एंड आ गया है हमारा, हम नहीं बचे। इस सारी तबाही में भारत की पुलिस हिंदुओं का साथ देती रही और हिंदू सियासतदान सिखों के खून के साथ होली खेलते रहे। ये भी एक तारीखी हकीकत है कि इस वक्त जब दिल्ली में और पूरे पंजाब में सिखों का कत्लेआम हो रहा था तो वो मुसलमान थे जिन्होंने अपने सिख हमसायों और दोस्तों को अपने घरों में पनाह दी। इसके बाद भारतीय हुकूमत, भारतीय फौज ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन ब्लैक थंडर था। ये ऑपरेशन 1986 से 1988 तक जारी रहा और इस ऑपरेशन के दौरान हर वो सिख लीडर जो कि हकीकी मानों में सिखों का नुमाइंदा था, दिलेर था, अक्लमंद था, सिखों के हकूक़ के लिए लड़ रहा था, उसको या तो कत्ल कर दिया गया या फिर उसे भारत छोड़कर किसी और मुल्क में जाने पर मजबूर कर दिया गया। 1988 के बाद सिखों की तारीख ने एक नया मोड़ लिया और एक नई जदोजहद का आगाज़ हुआ। वो हज़ारों सिख जिनको भारत छोड़कर पूरी दुनिया में फैलने पर मजबूर किया गया, अब वो खालिस्तान की तहरीक के बैनुल अक़वामी नुमाइंदे थे। ये वो दौर था कि जब पहली दफ़ा खालिस्तान की तहरीक भारतीय पंजाब को छोड़कर अब पूरी दुनिया में फैलकर एक आलमगीर तहरीक बन चुकी थी। सिख क्योंकि बुनियादी तौर पे एक मेहनत कश कौम है, इसलिए बहुत कम अरसे में ये सिख कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अंदर अपना एक ख़ास मकाम बनाने में कामयाब हो गए और इन तमाम ममालिक में, इन ममालिक की रियासत और सियासत में सिखों की एक बहुत मजबूत आवाज़ है। आज यही सिख जो 84 में भारत छोड़ने पर मजबूर हुए थे, खालिस्तान की सबसे मजबूत आवाज़ है। यही सिख तहरीक खालिस्तान के लिए ना सिर्फ वसाइल बल्कि सिपाही भी फराम कर रहे हैं। Physical death we do not fear and I'm going to continue my campaign for Khalistan referendum। जहां एक जानिब पूरी दुनिया में फैले हुए सिख डायस्पोरा अपने आप को दौलत, वसाइल और सियासत के हिसाब से मुनज़्ज़म कर रहे थे, वहीं मशरकी पंजाब में सिखों की तहरीक को भारतीय रियासत की जानिब से बहुत बुरी तरह कुचला जा रहा था। 80 की दिहाई और 90 के आगाज़ में भारतीय सिखों ने मुसल्लह बगावत करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन भारतीय रियासत इसको कुचलने में कामयाब होती रही। हालात ये थे कि अगले 10 से 15 साल खालिस्तान की तहरीक कोई खातिर खा असर डालने में नाकाम रही। इस दौर में पंजाब की मंजरी सियासत में सिर्फ सिमरतजीत मान ही थे जो कि खालिस्तान का परचम बुलंद किए हुए थे, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया गया, जिस तरीके से उनको अगवा किया गया, उनके हाथों के नाखून उखेड़े गए और जिस तरीके से उन्हें मारा पीटा गया, वो अपने अंदर तारीख का एक बहुत तकलीफ दे हिस्सा है। They put electric currents into my toenails. As you see, I don't have any toenails now. And they put these electric shocks into my genitals. My scrotum has got loose. भारतीय पंजाब की सियासत ने दोबारा एक जारहाना मोड़ सन 2014 में लिया। ये वो दौर था कि जब बहुत अरसे के बाद एक दफ़ा फिर अवामी सतह पे खालिस्तान के नारे लगना शुरू हुए और इसकी वजह वाज़े है कि 2014 ही वो साल था कि जब नरेंद्र मोदी की शक्ल में
आरएसएस हिंदुत्व जायोनिस्ट्स एक दफा फिर भारत पर मुसल्लत हुए और हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखने लगे। ये वाज़ेह रहे कि हिंदू राष्ट्र में सिखों के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं। इसी वजह से जो बचे कुचे सिख थे उनको भी भारत छोड़ने पर मजबूर किया जाने लगा, या फिर इनकी नस्ल को नशे में डुबोकर मुकम्मल तौर पर तबाह मफलूज करने के प्लान पर अमल शुरू हो गया, या तीसरा रास्ता इनके लिए ये रखा गया कि ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपनी केश और दाढ़ी यानी अपनी सिख रवायात को छोड़कर शुद्धि परिवर्तन के तहत दोबारा हिंदू हो जाएं। यानी मशरकी पंजाब के सिखों को भारतीय हिंदू ब्राह्मण हुकूमत ने सिर्फ 3 ऑप्शंस दिए, या तो वो दोबारा हिंदू हो जाएं, या मार दिए जाएं, या भारत छोड़ के चले जाएं। और इन हालात में सिखों के पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि वो अपने मज़हब, तहजीब और कौम को बचाने के लिए दोबारा से मुसल्लह मज़ाहमत करें। पिछले 10 साल से मशरकी पंजाब के 3 बुनियादी मसाइल हैं और सिख क़यादत का ये कहना है कि ये तमाम मसाइल हिंदू ब्राह्मणों की साजिश हैं। मशरकी पंजाब में हर माह सैकड़ों नौजवान नशे की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। कई ख़ानदान नशे की वजह से तबाह हो चुके हैं। सिखों का ये कहना है कि ब्राह्मणों ने सिखों की पहली नस्ल 1947 में कटवाई, दूसरी नस्ल 1984 में ज़िबा हुई और तीसरी नस्ल को अब ये मंशियात के ज़रिए कत्ल करवा रहे हैं। इस मौजू के ऊपर कई फिल्में भारतीय सिनेमा में बन चुकी हैं और कई फिल्मों को बैन भी किया जा चुका है। मशरकी पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा मसला मैस माइग्रेशन है और जिसकी वजह यह है कि भारतीय पंजाब एक वक्त में पूरे भारत को अनाज देता था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय पंजाब को इंडस्ट्रियलाइज नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से भारत की रियासत दुनिया से बहुत पीछे रह गई और मुआशी बदहाली और तबाही की वजह से नौकरियों की किल्लत हो गई। इन हालात में भारतीय पंजाब के नौजवान को नौकरी तलाश करने के लिए या तो अपनी रियासत, अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ता या फिर उसको भारत छोड़कर किसी और मुल्क में माइग्रेट होना पड़ता। भारतीय पंजाब पहले भारत की ब्रेड बास्केट समझा जाता था। गल्ला भारतीय पंजाब में उगाया जाता मगर पूरा भारत इसको खाता था। मगर अब भारत ने दूसरे सूबों में भी खुराक पैदा करने के ज़राए और वसाइल पैदा कर लिए और अब इनकी सिख किसानों पर इन्हिसार कम हो गया है। इसीलिए अब सिखों को तबाह करने के लिए उनकी ज़राअत को भी तबाह किया जा रहा है। आज मशरकी पंजाब में हाल ये है कि हर साल हज़ारों सिख किसान गुर्बत और कर्ज़ की वजह से खुदकुशी करते हैं। भारतीय हुकूमत इन किसानों की ज़मीनें छीनकर अडानी, अंबानी और टाटा ग्रुप्स के हवाले कर रही है और यही वो वजह है कि आज पूरे भारतीय पंजाब से किसान अपने ट्रैक्टर्स लिए दिल्ली पर यलगार कर रहे हैं। और ये तहरीक, ये भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत इस वक्त खालिस्तान की तहरीक में तब्दील हो चुकी है। मोदी ਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। भारत में आज अगर खालिस्तान की तहरीक जिंदा है तो उसका ईंधन हिंदू सहूनी, हिंदू राष्ट्र बनाने की ख्वाहिश की सूरत में फराहम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सिखों का खात्मा ज़रूरी है और आज अगर भारत के सिख मज़ाहमत नहीं करेंगे तो मिटा दिए जाएंगे। अमर स्नेहा नहीं पलावांगे, धरती दे चप्पे चप्पे ते पहुंचावांगे, धरती दे चप्पे चप्पे ते पहुंचावांगे। ओ सौ सानू ना दिया अमर शहादतां दी, सिर दे के भी निभावांगे यारी, सिर दे के भी निभावांगे यारी। हक सच लिए हानियों जिन्ना
हस हस जिंदगी वारी यारो सानू नहीं भुलनी ओना मित्रां दी याद प्यारी हक सच ले हानियो जना हस हस जिंदगी वारी यारो सानू नहीं भुलनी।